प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट ये चैप्टर चल रहा है अभी ऑनलाइन क्लास में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पैकिंग, संकुलन। तो ठोस पदार्थ के बारे में काफी कुछ हमने पढ़ लिया अब तक। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अब उसके मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिट सेल में कैसे अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल के हिसाब से। अरेंजमेंट के हिसाब से हमने कई सारे आप लोगों को क्रिस्टल लैटिस के डिफरेंट तरीके बताए। ऐसे अरेंजमेंट होगा, उनका डिफरेंट नाम है, सब आप लोगों को डिस्कस किया जा चुका है। अब आते हैं संकुलन, पैकिंग। संकुलन होता क्या है? संकुलन पैकिंग यहाँ पे उसकी इंग्लिश है। संकुलन में क्या है कि जैसे हम लोग किसी सामान को सुव्यवस्थित तरीके से जब रखते हैं कहीं किसी कंटेनर में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पैकिंग, संकुलन। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में हम क्या है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? वेल अरेंज्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उनका पैकिंग कैसा है। अब पैकिंग देखिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अगर हम डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया एक विमीय व्यवस्था, एक हो गया 2 विमीय, एक है त्रिआयामी या त्रिविमीय। मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो अगर हम 1 डायमेंशनल की बात करते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये हमारा 2 डायमेंशन का फिगर है। अगर हम 1 डायमेंशन में हमें मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना, और मॉलिक्यूल्स को मैंने आपसे कहा था कि मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, जो भी हैं उनको हम क्या मानते हैं? एक सर्किल मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। अगर स्फीयर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा सर्किल, लेकिन है ये स्फीयर के रूप में अगर मानते हैं, और उनका अरेंजमेंट हम ऐसे कुछ करते जाएं, क्या हो, सिर्फ एक ही रेखा में आगे के लिए वो बढ़ते चले जाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक डायमेंशन में। किसमें? सिर्फ एक डायमेंशन, एक विमा में है उनका व्यवस्था, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको संकुलन को हम क्या बोलते हैं? एक विमीय निविड संकुलन। क्या बोलते हैं? एक विमीय निविड संकुलन। अब आते हैं द्विविमीय के लिए। अगर 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट, तो अब 2 डायमेंशन के लिए अगर हम करते हैं, तो 2 डायमेंशन में हमारा अरेंजमेंट 2 तरीके का होगा। जैसे अगर ये 2 डायमेंशन है, एक तो हम क्या कर सकते हैं, उस मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा एटम हम क्या करेंगे? जस्ट अरेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर है। 2 डायमेंशनल जो है स्क्वायर पैकिंग हो गया। कि हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऐसे पहले बनाया, उसके जस्ट नीचे, उस मॉलिक्यूल के जस्ट नीचे हमने क्या किया? दूसरे मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। एक होता है आपका दूसरा, अगर हमने सपोज करिए एक केस हमारे पास ये होता है कि मॉलिक्यूल्स को हमने ऐसे अरेंज कर दिया। अब ये जो दूसरी लाइन है, दूसरा मॉलिक्यूल अरेंजमेंट है, वो हम इसके नीचे से ना करके इन दोनों के बीच, जैसे ये क्या होगा, अभी यहाँ पे इनका कोई सपोर्ट नहीं है, अभी सब बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे इस ज्वाइंट में फंस जाएगा ये मॉलिक्यूल। तो इसका जो पैकिंग होगा वो क्या होगा? और स्ट्रांग होगा, और ये और भी क्लोज पैक होंगे। क्या होंगे? क्लोज पैक होंगे। अब देखिए, अब दूसरा जो है इसके नीचे यहाँ पे, और फिर इसके बीच में, इसके बीच में, फिर इसके बीच में ऐसे। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में ये और क्लोज है, ये उतना क्लोज नहीं है जितना कि ये क्लोज है। तो अब ये तो 2D स्क्वायर है, और ये है 2D हेक्सागोनल। ठीक है, अब आते हैं, तो अभी हमने ये पढ़ा कि 1 डायमेंशनल के लिए हमने कर दिया। 2 डायमेंशन में हमारे 2 तरह के बन रहे हैं। अब आएंगे जब हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, तो 3 डायमेंशन में हमारे 3 तरह के अरेंजमेंट बनेंगे। किस तरह के? 3 तरह के। अब इसमें एक बात समझनी है कि जब कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज होता है, अगर वो 1 डायमेंशन में अरेंज होता है, या 2 डायमेंशन के स्क्वायर वाले सिस्टम से, या हेक्सागोनल वाले सिस्टम से होता है, तो उस सिस्टम में वो अपने से दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? टच करता है। जैसे ये मॉलिक्यूल इससे टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है, यहां से
तो अगर हम सेंटर का लेते हैं, किसी किनारे का ना लेके अगर हम बीच का लेते हैं, तो जो मॉलिक्यूल है वो अपने आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स को टच करता है वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, संयोजन क्षमता कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर लीनियर है, लीनियर इन सेंस कि अगर वन डायमेंशन है तो एक मॉलिक्यूल है वो किसको, इधर से इसको और इधर से इसको, दो अणुओं को या दो मॉलिक्यूल्स को या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के उनको टच करा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब आते हैं अगर स्क्वायर में, तो स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे, यहां पे हमने तीसरा भी बना लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को लेते हैं तो ये किन किन मॉलिक्यूल से टच हो रहा है, इधर से एक, इधर से और यहां से, ये कितने मॉलिक्यूल्स को, 4 मॉलिक्यूल्स को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 4। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स को किसी भी स्टेप में अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स को टच करता है या कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा, उतने नंबर मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेंगे तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 3D के लिए, त्रिआयामी के लिए, 3 डायमेंशनल में। अब 3 डायमेंशन में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, ये तीसरा 3 डायमेंशन 3D निविड संकुलन। ठीक है, अब 3D निविड संकुलन में जब हम बात करेंगे तो 3D निविड संकुलन 3 प्रकार का होगा, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के हिसाब से। जैसे 1D, याद रखिएगा, एक बी में जो 1 डायमेंशनल है उसमें अरेंजमेंट सिर्फ एक तरह से हुआ, जो 2 डायमेंशनल है उसमें कैसे हुआ, एक कोई स्क्वायर वाला और एक हेक्सागोनल। ठीक है, षटकोणीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं 3 डायमेंशन में करते हैं, तो 3 डायमेंशन के लिए हमारा 3 तरह का बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे, एक होता है ए टाइप, एक होगा ए बी टाइप, एक होगा एबीसी टाइप। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर ये क्या नई चीज लिख रहे हैं, एबी टाइप, ए टाइप, एबीसी टाइप। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी कि जैसे अगर अभी तक हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया। अगर सपोज करिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, अरेंज हो रखे हैं, ये 2 डायमेंशन में है। एक जैसे आप जब लड्डू खरीदते हैं तो लड्डू का डब्बा होता है, तो डब्बे को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो एक अरेंजमेंट तो ऐसे होता है ना उसमें। अगर आप कहें नहीं मैं ऐसे ना अरेंज करके, जो लड्डू ऐसे रखे गए थे उसके बाद को मैं बीच में रखूंगा, जो अभी मैंने बनाया था कि क्या होगा, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी जस्ट इसके पीछे नहीं निकाला है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर बना दे रहा हूं यहाँ पे, हेक्सागोनल के लिए बुक में भी है। अगर हम यहां पे अरेंजमेंट कर देते हैं तो इस कंडीशन में हेक्सागोनल में हमारा एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो, अगर इसको ले लेते हैं, देख लीजिए कितने मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ये आपका होमवर्क होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, किसमें, हेक्सागोनल में। ठीक है, 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात करते हैं। 3 डायमेंशन में 3 तरह का होगा पैकिंग। पहला क्या है कि ए मतलब क्या है कि अगर हमने सपोज करिए ए बना दिया, यहां पे नहीं ऐसे क्लियर होगा, 3 डायमेंशन है, मैं बना रहा हूं आप लोगों को। अगर हमने क्या किया, यहां पे ऐसे पैकिंग कर दिया, अब इसी लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर वाला है 2 डायमेंशन का स्क्वायर पैकिंग, उसी के ऊपर एक लेयर अगर ये गया तो इसके ऊपर हमने क्या किया, फिर ए वाला जस्ट उसी के ऊपर मॉलिक्यूल रख दिया, फिर इसी के ऊपर तीसरा भी। सब ये जो पैकिंग है ये स्क्वायर वाला, ये क्या है, सब मॉलिक्यूल एक टाइप के हैं, ए सभी हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा, ए वाला पैकिंग बनेगा। एबी टाइप का है और एक एबीसी टाइप का है। तो एबी वाले में क्या होगा कि ए हमारा है, बी वाला जो क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा। आपके बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी के बुक में 3 डायमेंशनल फिगर में है। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना के दूंगा आप लोगों को, जो 3 डायमेंशन में वीडियो होगा, एनिमेटेड वीडियो, उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एबी में क्या होगा कि जो हमारा पहला है मॉलिक्यूल,
वो हुआ, उसके नीचे हमारा बी वाला, फिर उसके नीचे ए, मतलब ए बी, इस तरह से हमारा क्या होगा, 3 डायमेंशनल पैकिंग होगा। एबीसी में क्या होगा हमारा, ए अगर है, फिर बी है, उसके बाद फिर सी वाला है, अलग तरह से सी वाला। ठीक है, इस 2 डायमेंशन फिगर में आप लोगों को यहाँ पे फिगर बनाना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 3 डायमेंशन के लिए। मैं आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा एक क्लास के लिए, इस टॉपिक के लिए, पैकिंग से रिलेटेड। तो जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताता हूँ। ये हमारे 3 टाइप के आएंगे पैकिंग। अब नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? पैकिंग इफिशियंसी का मतलब हमारा ये है, तात्पर्य है कि अगर हम किसी कंटेनर में या बॉक्स में मॉलिक्यूल्स को अरेंज करते हैं, तो अगर आप लड्डू के डब्बे में लड्डू को रख रहे हैं, तो सबसे पहले एक लोगों ने कहा कि मैं तो ऐसे करके फिर उसी के ऊपर ये ऐसे लाइन वाइज लगाते जाऊंगा, ठीक। दूसरा किसी ने कहा नहीं मैं ऐसे तो लगाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब इनके बीच का जो गैपिंग है यहां से शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से रखने में या इस तरह से रखने में सबसे ज्यादा लड्डू किस तरह के अरेंजमेंट में आ रहे हैं, या सबसे कम जगह किस में बच रहा है। तो अब अगर हम बॉक्स ले लें, तो ये जो हमारे बीच के खाली जगह होंगे, इनको हम बोलते हैं वॉइड्स, छिद्र या रिक्तियां। ठीक है, तो अगर इसमें ज्यादा बच रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम बच रहा है। अगर हम वॉइड्स के बारे में देखें, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, तो टोटल जो है हमारा, अगर ये क्रिस्टल है, कोई यूनिट सेल है, तो टोटल जो उसका वॉल्यूम है और ये जो मॉलिक्यूल्स के अणुओं के जो आयतन है, उसके बीच जब हम तुलना करते हैं कि कितना भर चुका है, कितने स्थान पूरित किए गए हैं मॉलिक्यूल्स के द्वारा और कितना बचा है, तो वहीं से हम क्या करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी को मेजर करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं। तो होगा क्या कि टोटल जो वॉल्यूम होता है, पैकिंग इफिशियंसी को अगर हम पीई से डिनोट करते हैं, तो पैकिंग इफिशियंसी में होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या होगा, आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब उसमें एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्यों, अब जो यूनिट सेल है हमारा, उसी में तो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, इकट्ठा अरेंज हैं। अब इतने को अब क्या करेंगे, जब चूंकि इफिशियंसी की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मान मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा पैकिंग इफिशियंसी के लिए फार्मूला। बहुत ही सिंपल है कि अगर हम किसी डब्बे में लड्डू को रख रहे हैं, तो कुछ स्थान जो खाली बच जाते हैं, तो कितना खाली बच रहा है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाएगा, हमारी पैकिंग इफिशियंसी है। तो जो वाइट्स बच रहे हैं, यानी कि मतलब ये कह सकते हैं आप कि अणुओं के द्वारा पूरी स्थान तथा जो एकक कोशिका, एकक यूनिट सेल है, जो एकक कोशिका है, उसमें उसकी आयतन का अनुपात ही क्या कहलाएगा, प्रतिशत में, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में कि किस यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, और यहीं पे एक हम रिलेशन भी स्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या लेंगे, सिंपल या प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, यूनिट सेल, सरल या आद्य कोशिका। ठीक है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट सेल बनाएंगे, और ये सिंपल है, क्यूबिक यूनिट सेल बनाया हमने। अब चूंकि ये जो यूनिट सेल है ये क्या है, प्रिमिटिव है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे कहां पे ये सिचुएटेड होंगे, कॉर्नर्स पे। कहां पे, कॉर्नर्स पे। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पे
हम क्या करते हैं, उनके सेंटर को लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होगा ये क्या होगा, एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं। तो अगर हम इसको बड़े रूप में लेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से ऐसे पैक होगा, क्लोज होगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। तो पैकिंग इफिशियंसी काउंट करने से पहले या मेजर करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो एज है, एज मतलब किनारा जो है, और जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके रेडियस में क्या रिलेशन है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इसके सापेक्ष उसके पैकिंग इफिशियंसी को काउंट कर पाएंगे। तो अगर हम इस डायमेंशन को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे जो अरेंज हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो अगर इसके एज को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, डिस्टेंस ए मानते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक हैं, एक दूसरे के ज्यादा समीप है एकदम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेडियस दोनों का एक आर और एक आर, 2r बराबर होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव के केस में r इज इक्वल टू a बाई 2। क्या होगा, r इज इक्वल टू a बाई 2, या a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ट्वाइस r। अब जब बात करेंगे हम पैकिंग इफिशियंसी की, किसकी, पैकिंग इफिशियंसी। अब इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या आएगा, आप ध्यान दीजिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं। हमने आप लोगों को इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा ये यूनिट सेल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो अब मैंने ये बताया था कि यहाँ इसके 8 कोरों पे मिलके जो 8 पार्टिकल्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, 8 मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, मतलब 1। तो इसका टोटल पैकिंग या रैंक नंबर हम क्या होगा, 1। तो अब एक ही मॉलिक्यूल है हमारा, क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, और इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो एक मॉलिक्यूल का या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, r3, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब होगा। a क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ट्वाइस r, तो ट्वाइस r का क्यूब। अब ये कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे पैकिंग इफिशियंसी के लिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4/3 22/7, और ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके हमारा आएगा कितना, 52.4%। कितना आएगा, 52.4%। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, 52.4%। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड। सेकेंड होगा हमारा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड का हम फिगर बनाते हैं। ये टोटल जो कैलकुलेशन है, ये फेस सेंटर्ड है या प्रिमिटिव है या बॉडी सेंटर्ड है, ये टोटल कैलकुलेशन यूनिट सेल में अरेंज्ड मॉलिक्यूल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में है। तो अगर आप इस फिगर को, 3 डायमेंशन फिगर को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तब तो आपको ये कैलकुलेशन करने में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम होगा आपको। तो मैं यही कहूंगा कि प्रयास करिए इस चीज को समझने के लिए 3 डायमेंशन में। अब फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में हमने क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, सभी एज पे तो होंगे ही होंगे, इनके सभी फेसेस के सेंटर में होंगे। कहां होंगे, फेसेस के सेंटर में, ठीक है। ये देखिए, तो इस कंडीशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑनलाइन क्लास में, कि अगर फेस सेंटर्ड है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पार्टिकल्स हैं एज पे हैं। कहां पे हैं, एज पे, कोर पे हैं। तो उस कंडीशन में कोर पे होने के कारण इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, 8 पार्टिकल्स हैं 1/8, कितना हुआ, 1। फिर फेसेस पे है, जो फेस के सेंटर पे है। अब अगर मान लीजिए ये फेस है कोई, फेस के यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका आधा भाग नीचे होगा, आधा ऊपर होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 फेसेस हैं टोटल, तो 6 फेसेस हो गए, उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन 2, 1/2।
अब ये क्या हो जाएगा टोटल 3। तो टोटल इनका जो रैंक होगा या नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 4। ओके, अब क्या करेंगे हम इसके लिए फिर से वही काम जो अभी हमने पैकिंग इफिशियंसी हमें मेजर करना है। हमें क्या करना है पैकिंग इफिशियंसी इसका फाइंड आउट करना है। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए हम फाइंड आउट कहां से करेंगे, हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए और एज। अगर हम इसका एज ये जो कोर है वो क्या मानते हैं ए। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये जो अरेंजमेंट है हम ऊपर वाला ये अरेंजमेंट लेते हैं। तो अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल बड़ा सा है, ठीक, एक यहाँ पे है, एक बीच में भी तो है ना बीच में, फिर एक इस कोर पे है। तो अब हम ये वाला तिरछा वाला यहाँ का फेस लेते हैं। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा तो एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक बीच में है, एक फिर यहां पे है। तो इस कंडीशन में चूंकि तीनों जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका रेडियस सेम होगा, तो अगर इसका रेडियस हम क्या मानते हैं आर, ये सेंटर होगा इसका, ये आर फिर एक आर। तो इस कंडीशन में हमारे पास 4 हो गए। कितने हो गए 1 2 3 4। अब ये किसके बराबर होंगे, यहां पे ये। तो अब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो मिलेगा हमें क्या कि a इज इक्वल टू 2√2, a इज इक्वल टू 2√2 r मिल जाएगा। अब हम पैकिंग इफिशियंसी के बारे में जब बात करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं। तो 4 कर लेंगे। अब एक मॉलिक्यूल्स का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है कि एक गोले के आयतन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये मैथ में पढ़ाया गया होगा। अब एक क्यूब है तो क्यूब का ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या है 2√2 आर। तो अब ये इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि पैकिंग इफिशियंसी हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, तो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 पाई डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 √2 होगा। क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 74%। कितना आएगा 74%। ये सॉल्व करिएगा आप लोग। उसके बाद ये हो गया हमारा किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। अब आते हैं हम बॉडी सेंटर्ड के लिए। करेंगे जब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, मैं दूसरा बनाता हूं यहां पे क्यों। बॉडी सेंटर्ड के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सभी मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एज पे तो होंगे ही, एक जो क्या होगा उस टोटल बॉडी के अंदर बीच में यहां पे सेंटर्ड होगा। कहां पे सेंटर्ड होगा, बीच में। अब इस केस में क्या होगा हमारा, ये जो यूनिट सेल है तो एक हमारा ये यहां से और एक यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं फिगर तो ये कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ठीक है। लेकिन ये बॉडी डायगोनल होगा। ये जो डायगोनल है ये इसका फेस डायगोनल ना होके क्या होगा बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के लिए अब हम ये देखिए, इसका ये एज था ये वाला भाग, यहां से यहां तक ये क्या होगा फेस डायगोनल। फेस डायगोनल होने के नाते अगर ये ए है ये भी ए है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी √a² प्लस ए स्क्वायर। मतलब ये जो वाला लेंथ होगा ये वाला लेंथ होगा इसका a² प्लस a² रूट के अंदर होगा। अब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। तो इस कंडीशन में जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, अगर इसको
रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका टोटल वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में होगा, क्लियर है। ये हो जाएगा √3 ए, क्या होगा √3 ए। इसका ये जो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा √3 ए। अब आते हैं हम ये, अगर इस पे यहाँ पे मॉलिक्यूल एक बीच में सेंटर्ड है, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में 1 R 2 3 4 कितने हो गए। अब यहाँ पे √3 ए जो है वो किसके बराबर है 4 R के इक्वल है। अब यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 4/√3 R, क्लियर है। ये एज और रेडियस के बीच का जो रिलेशन है वो है यहाँ पे। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी को मेजर करना चाहेंगे। पैकिंग इफिशियंसी होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए कितने टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं इस बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनका क्या है कंट्रीब्यूशन है 8 × 1/8 इक्वल टू टोटल कितने पार्टिकल हुए हैं, मतलब 1 और 1 बीच में है तो 2 हो गए, तो 2 गुना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है आर के लिए दिया हुआ है, तो अब एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का ये जो एज है वो क्या है ए है, A³ होगा इसका टोटल वॉल्यूम, लेकिन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है 4R डिवाइडेड बाई √3। अब इसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 पैकिंग इफिशियंसी के लिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 68%। कितना आएगा 68%। ये मैथमेटिक्स आप लोग सॉल्व करेंगे घर पे, होमवर्क है एक तरह से आपके लिए। ये वैल्यू कितना आएगा 68%। तो हमारा जो पैकिंग इफिशियंसी है किसमें बॉडी सेंटर्ड में कितना है 68%। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने निकाला कि 52.4 74% और इसके लिए 68%। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सपोज करिए ये यूनिट सेल है और यूनिट सेल अगर हमारा सिंपल यूनिट सेल है, क्या है सिंपल है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स सेट हैं सभी ए स्कोर पे उनका टोटल वॉल्यूम और इस यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये कितना मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम कवर कर पा रहे हैं 52.4%। कब, जब ये सरल है। और 74% सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी कब हो रही है, जब मॉलिक्यूल्स क्या है सभी फेसेस पे हैं उसके साथ साथ कोर पे हैं, तो उनके द्वारा कुल कितना कंट्रीब्यूशन या कितना भाग घेर लिया जा रहा है इस यूनिट सेल का 74%। अब ये कितना है 68%। किसके लिए बॉडी सेंटर। अगर यही यूनिट सेल क्या हो हमारा बॉडी सेंटर, मतलब चारों एजेस पे तो हो लेकिन एक मॉलिक्यूल कहां हो बीच के में हो, तो उस के द्वारा जो टोटल स्थान जो है वो क्या कहा जाए कवर्ड हो रहा है, ऑक्यूपाई किया जा रहा है, वो कितना है 68%। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों का पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आप लोगों को बता ही दिया है, वॉइड्स या रिक्ति का छिद्र भी बता दिया है। अब वॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं वो बताया जाएगा आप लोगों को। तो इस के बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉइड्स। वॉइड्स क्या होता है, जब पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, किसकी मॉलिक्यूल्स की या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो इनके अटैच होने या जुड़ने के बाद का जो खाली स्थान बचता है ना वही क्या कहलाता है हमारा वॉइड्स कहलाता है। अब वॉइड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे वॉइड्स के लिए हम देखेंगे। तो अगर सपोज करिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच में यहां पे जो वॉइड्स बनेगा ये क्या बनेगा ट्राइगोनल वॉइड्स होगा। क्या होगा ट्राइगोनल, त्रिकोणीय रिक्तिका या त्रिकोणीय छिद्र। क्लियर है। अगर हम इसी मॉलिक्यूल्स को क्या करें, एक तो ये तो सिंपल 2 डायमेंशन का था, अगर इसी के ऊपर एक मॉलिक्यूल हम क्या करें एक और मॉलिक्यूल्स रख दें, जैसे यहाँ पे एक और बड़ा सा मॉलिक्यूल रख दें, तो इस 4 मॉलिक्यूल्स के बाद 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे नीचे जो वॉइड्स बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा टेट्राहेड्रल। क्या कहलाएगा टेट्राहेड्रल। अगर हम ऐसे टेट्राहेड्रल का जनरली फिगर ऐसे बनाते हैं हम।
अब देखिए एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका, एक इसका, एक ऊपर वाला मॉलिक्यूल, तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है। अब अगर हम क्या करें, 6 मॉलिक्यूल्स को अगर ऐसे अरेंज करें, अगर जैसे ये हमने मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया, ठीक है, अब इनके ऊपर फिर हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स यहां पे अरेंज कर दिया। ये थोड़ा 2 डायमेंशन फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर बनाया जा रहा है 2D पे, तो उतना बढ़िया आप लोगों के समझ में हो सकता है ना आए, तो इसके लिए मैंने कहा है कि मैं इसी वीडियो के लास्ट में या इसके बाद एक आप लोगों को एनिमेटेड 3 डायमेंशन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को यह आसानी से समझ में आएगा। तो टोटल लगभग 6 मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बीच में जो वॉइड्स बचता है वो आपका क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं उसको। अगर 8 मॉलिक्यूल्स के बीच से हो रहा है तो ऑक्टाहेड्रल कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा एनिमेटेड, उसमें आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।